हेलो क्लास। हम लोग आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, थर्ड चैप्टर। और थर्ड चैप्टर का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये कोई नया चैप्टर नहीं है। अगर हम लोग बात करें ओल्ड सिलेबस और ये जो नया सिलेबस आप लोगों के सामने है, तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ये जो चैप्टर है ये कोई नया चैप्टर नहीं है कि न्यूली इंट्रोड्यूस किया हुआ है आप लोगों के लिए सिलेबस चेंज करके। ये जो चैप्टर है ये पुराना चैप्टर ही है। मीन्स ओल्ड सिलेबस के अंदर भी था और ये न्यू सिलेबस के अंदर भी इसको रिपीट किया हुआ है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस पता है क्या है? न्यू सिलेबस के अंदर ये जो चैप्टर है इसका जो पोजीशन है उसको थर्ड रखा हुआ है, दैट इज इट इज़ द थर्ड चैप्टर। और हमारा जो ओल्ड सिलेबस था उसके अंदर इस पर्टिकुलर चैप्टर का जो पोजीशन था वो एट्थ पोजीशन था। टोटल एट्थ चैप्टर उसमें भी थे, एट्थ चैप्टर इसमें भी है, बट उसमें जो ओल्ड सिलेबस में इसका पोजीशन था वो एट्थ था, ठीक है। यानी ये एट्थ चैप्टर होता था। और ये जो न्यू सिलेबस है इसके अंदर हमारा जो पोजीशन इस चैप्टर का वो थर्ड चैप्टर किया हुआ है। पहले कैसे होते थे, 1 to 7 टीचर्स पोर्शन करा देते थे, 1 to 7, और बच्चे करते थे। और ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए 8th चैप्टर कराते थे और छोटे से कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कर देते थे बच्चों को। और बच्चे भी कैसे वही करके चले जाते थे, बिकॉज बहुत कम वेटेज था उस टाइम पे, ठीक है, ओल्ड सिलेबस के अंदर। बट यहाँ पर ये जो थर्ड पोजीशन में ये जो चैप्टर आया है इसके अंदर अब उतना कम वेटेज नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू द ओल्ड सिलेबस। इसके अंदर अच्छा खासा वेटेज है। आपको ऑब्जेक्टिव्स भी आएंगे, आपको सब्जेक्टिव्स भी रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। सो वी हैव टू बी वेरी मच गो थरो विद दिस थर्ड चैप्टर, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जैसे रिसेंट इनिशिएटिव्स इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में, जैसे स्टार्टअप इंडिया हो गया, स्टैंड अप इंडिया हो गया, एग्रो टूरिज्म हो गया। तो बहुत सारे नए नए कंसेप्ट भी हैं इस चैप्टर के अंदर जो पहले नहीं थे बट अभी ऐड किए हुए हैं, और वो भी हम गो थ्रू करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को 3 कंसेप्ट बताना चाहूँगा, ठीक है। ये 3 कंसेप्ट आप लोग अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लोगे ना, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर को जब मैं वो वर्ड यूज़ करूँगा ना तो फिर आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। ये 3 कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से रिलेटेड, और तीनों आपके दिमाग में होने चाहिए। और जब वो पर्टिकुलर वर्ड पढ़ाते वक्त या आगे एक्सप्लेनेशन के टाइम पे जब मैं वो पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करूँगा तो आपके अंदर कन्फ्यूजन नहीं होगा और आपके अंदर क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ, अगर सर ने ये वर्ड यूज़ किया है तो इसका मतलब ये होता है, और सर ने अगर वो वर्ड यूज़ किया है तो उसका मतलब वो होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के पहले वो कंसेप्ट भी बता देता हूँ जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो वर्ड है वो है एंटरप्रेन्योर। स्पेलिंग बताता हूँ, ENTREPRENEUR, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का मतलब है द पर्सन स्लैश द ऑर्गेनाइजर, द पर्सन स्लैश ऑर्गेनाइजर। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है वो पर्टिकुलर बंदा, वो पर्टिकुलर आदमी जिसने सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करने का काम करना है, ठीक है। जैसे कोई भी बिजनेस एक्टिविटी जब कहीं भी कोई सेटअप करता है तो उस पर्टिकुलर बंदे को हम क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। कोई भी बिजनेस एक्टिविटी, छोटा हो मोटा हो बड़ा हो, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी जब कोई पर्टिकुलर बंदा सेटअप करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। समझ में आ रही है, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। अभी दूसरा जो कंसेप्ट है वो है एंटरप्रेन्योरशिप। स्पेलिंग यहाँ पे इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी लिखा हुआ है, एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ, ENTREPRENEURSHIP, एंटरप्रेन्योरशिप। पहला वर्ड हमने क्या देखा, एंटरप्रेन्योर देखा। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या है, द पर्सन स्लैश द ऑर्गेनाइजर हु ऑर्गेनाइजेस द बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। तो उसको हम लोग एंटरप्रेन्योर बोलेंगे। जैसे आदर्श हो गया, जैसे साक्षी हो गए, जैसे वरुण हो गया, इन लोगों ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो इन लोगों को हम क्या बुलाएंगे, एंटरप्रेन्योर बुलाएंगे। और दूसरा जो कंसेप्ट आता है वो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप आता है। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या, द प्रोसेस स्लैश एक्टिविटी। यानी हमने एंटरप्रेन्योर, हम अपने आप को बोल रहे हैं हमने बिजनेस सेटअप किया।
अब उस बिजनेस के अंदर क्या एक्टिविटी चल रही है, क्या प्रोसेस हो रहा है, तो बिजनेस के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है, जो भी प्रोसेस चल रहा है, उस सारी एक्टिविटी को, उस सारे प्रोसेस को हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप बुलाएंगे। हम लोग क्या बोलेंगे? एंटरप्रेन्योरशिप। और हमारा थर्ड कंसेप्ट ले लो इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड, एंटरप्राइज। ENTERPRISE, एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का मतलब है द ऑर्गेनाइजेशन स्लैश इंडस्ट्री। एंटरप्राइज का मतलब है द ऑर्गेनाइजेशन स्लैश इंडस्ट्री, यानी वो पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट, वो पर्टिकुलर सेटअप जहाँ पर हम अपनी बिजनेस एक्टिविटी को कंडक्ट कर रहे हैं। यानी ये इंफ्रास्ट्रक्चरल आउटले है जहाँ पर बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, जहाँ पर लोग आते हैं, जहाँ पर बिजनेस यूनिट मेरा है, जहाँ पर लोग काम करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ब्रांडिंग होगा, ग्रेडिंग होगा, लेबलिंग होगा। ये जो सारे एक्टिविटीज़ जिस जगह पे, जिस आउटले के अंदर, जिस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंटरप्राइज। इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है द ऑर्गेनाइजेशन स्लैश इंडस्ट्री। तो अभी आई एम श्योर कि आपको ये तीनों कंसेप्ट समझ में आ गए, जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है वो पर्टिकुलर बंदा या बंदी जो बिजनेस एक्टिविटी को स्टार्ट करने की सोच रहा है या स्टार्ट कर रहा है। दूसरा है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या? वो प्रोसेस और वो एक्टिविटी जो बिजनेस के अंदर हो रही है। फिर तीसरा है एंटरप्राइज, द ऑर्गेनाइजेशन स्लैश इंडस्ट्री, यानी वो जगह जहाँ पर ये सारे प्रोसेस और बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट हो रहे हैं और वहाँ से मैन्युफैक्चर होके गुड्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज, ठीक है, ये तीन कंसेप्ट है। और आई होप दैट आपको तीनों कंसेप्ट समझ में आया रहेगा। और इस चैप्टर को जब मैं पढ़ाऊँगा, जब मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, तो इस चैप्टर के अंदर जब मैं वर्ड एंटरप्रेन्योर, जब मैं वर्ड एंटरप्रेन्योरशिप या फिर एंटरप्राइज में बोलूँगा, तो उस टाइम पे आपको तीनों कंसेप्ट पता होने चाहिए और आप उसी को कोरिलेट करोगे। जैसे मैंने एंटरप्रेन्योर बोला, तो आपको पता होना चाहिए कि एक बंदा है जो बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट करेगा, तो यानी ये एक इंडिविजुअल है, तो एंटरप्रेन्योर को इंडिविजुअल से रिलेट करना। मैंने एंटरप्राइज बोला, तो आपको पता होना चाहिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन आउटले है जहाँ पर बिजनेस एक्टिविटी होने वाली है। और अगर मैंने एंटरप्रेन्योरशिप बोला, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक प्रोसेस और एन एक्टिविटी जहाँ पे चीज़ें स्मूथली हो रही हैं रिलेटेड टू द बिजनेस। समझ में है? तो आप लोगों को ये तीनों कंसेप्ट आई होप समझ में आ रहेगा। और जब कभी भी मैं चैप्टर से फर्दर एक्सप्लेनेशन पार्ट में जाऊंगा, तो आप लोगों को ये चीज़ें ऑलरेडी दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि बार बार किसी भी टीचर के लिए फिजिबल नहीं है चीज़ों को बार बार एक्सप्लेन करना। ठीक है, हम लोग इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हैं। पहला इंट्रोडक्शन देखिए हमारा क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे देखिए आया है एंटरप्रेनर, एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्राइज, तीन था, तीन में से दूसरा वाला है यानी एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या है? द प्रोसेस एंड एन एक्टिविटी। अभी ये एंटरप्रेन्योरशिप देखिए क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप इज अ फुल टाइम जॉब which requires dedication and hard work. It is a process and an activity which requires a full time which we called it as a full time job, जहाँ पर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये कंटिन्यूस होती रहती, चलती रहती हैं, ये कभी स्टॉप नहीं होती। आप डे टू डे अगर बात करो तो 2 शिफ्ट में या 3 शिफ्ट में वर्कर्स आएंगे, बंदे आएंगे और लोग काम करेंगे और ये कंटिन्यूसली होती जाएगी। एंटरप्रेन्योर्स आर इनोवेटर। अभी यहाँ पे दूसरा वर्ड देखिए आया हुआ है एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स मीन्स the people who conduct the business activities. So entrepreneurs are innovators. जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं वो सारे के सारे कैसे होने चाहिए? इनोवेटर्स होने चाहिए। इनोवेटर्स मतलब क्या? डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़, डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट, डिफरेंट डिफरेंट न्यू पॉसिबिलिटीज़ के साथ अपने बिजनेस को कंडक्ट करें। इसके लिए एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से अलग होता है। जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से अलग होगा, एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से अलग होगा, तभी उसका डिमांड होगा इन मार्केट। अगर हर चीज़ एक ही हो, अगर 6 कंपनी हो, 6 कंपनी एक ही जैसा प्रोडक्ट हमको दे रही हो, तो फिर कस्टमर क्यों वैरायटी ढूंढेगा? कस्टमर बोलेगा कि यार कुछ है ही नहीं लेने के लिए,
डिफरेंट कुछ है ही नहीं, वैरायटी हमको मिलती नहीं है, तो कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने का काम तो कोई नहीं कर रहा है। कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को जब आप फुलफिल करने का काम करोगे तो आप इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ नया प्रोडक्ट लेके आओगे उनके लिए, ठीक है। और जब आप उनके लिए नया प्रोडक्ट लेके आओगे तो उनके सेटिस्फैक्शन लेवल को आप फुलफिल कर रहे हो। इसका मतलब आप बेटर एडवांटेजेस कंडीशन में हो, जहाँ पर आपको सारे प्रॉफिट्स और सारी स्टेबिलिटी आपको बिजनेस से रिलेटेड मिल सकती हैं, ठीक है। अभी एंटरप्रेन्योर्स आर इनोवेटर्स, दे आर द ओनर्स, प्रोड्यूसर्स, मार्केट क्रिएटर्स, डिसीजन टेकर्स एंड रिस्क टेकर्स। वो बहुत सारी चीज़ों के रिलेटेड यहाँ पे बताया गया। दे आर ओनर्स, जैसे कि वो मालिक भी होते हैं अपने बिजनेस के, मैन्युफैक्चरिंग करना उनका काम है, इसके लिए वो प्रोड्यूसर्स हो जाते हैं। मार्केट बनाना, वो अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के बाद अपने प्रोडक्ट के लिए मार्केट ढूंढते हैं, मार्केट बनाते हैं, कस्टमर फाइंड आउट करते हैं, तो मार्केट क्रिएटर्स हो जाते हैं। उसके बाद डिसीजन तो उनको लेना ही है, बिना डिसीजन के तो कोई बिजनेस एक्टिविटी आगे चल नहीं सकती। और बिजनेस डिसीजंस लोगे तो आपको रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा, बिना रिस्क के कोई बिजनेस नहीं होता है। एंटरप्रेन्योर्स आर रेफर्ड टू एज अ फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे हमने इकोनॉमिक्स में, जब आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे तो वहाँ पे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। Land, labor, capital and entrepreneur are the 4 factors of production. Without these 4 factors of production, इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंडक्ट करना इम्पॉसिबल है, बिजनेस एक्टिविटी को कंडक्ट करना इम्पॉसिबल है। और ये जो फोर्थ एंटरप्रेन्योर है, ये हमारा क्या है, फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, अलॉन्ग विद द अदर फैक्टर्स सच एज द लैंड, लेबर एंड कैपिटल। सो लैंड, लेबर एंड कैपिटल तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट एंटरप्रेनर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आज के टाइम पे, कोरोना वायरस के टाइम पे अगर हम बात करें तो लेबर की सबसे ज़्यादा शॉर्टेज और प्रॉब्लम देखने को मिलेगी हर एक स्टेट में, हर एक जगह पे जो लेबर डिपेंडेंट है। जैसे गुजरात हो गए, महाराष्ट्र हो गए, ये लोग लेबर डिपेंडेंट हैं, ठीक है। ये 2 स्टेट लेबर डिपेंडेंट है। यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटी को कंडक्ट करना तो इनको स्टेट से, महाराष्ट्र से, सॉरी गुजरात से, यूपी से, बिहार से या अदर पार्ट ऑफ इंडिया से, अदर स्टेट से इनको चाहिए लेबर, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं ये, दे जनरेट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सो दे आर द बैकबोन ऑफ द नेशंस इकोनॉमिक प्रोग्रेस। जैसे गुजरात एंड महाराष्ट्र में काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज है, बाहर से मजदूर आते हैं लोग यहाँ पे काम करने के लिए, फैक्ट्रियों में और भी बहुत सारे जो चीज़ें हैं काम करने के लिए। तो ये क्या करते हैं, एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करते हैं, जिसके वजह से ये किसी भी नेशन के इकोनॉमिकली, वी कैन से दे आर द बैकबोन ऑफ द नेशंस इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ठीक है। उसके बाद दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। ऑब्वियसली एंटरप्रेनर है तो वो किसी भी कंट्री के ग्रोथ और डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो यही बंदा करता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन पार्ट समझा रहेगा। हम लोग मूव ऑन करते हैं हिस्ट्री में। इन द अर्ली 16th century द टर्म एंटरप्रेन्योर वॉज फाउंडेड by Frenchmen to denote the man leading in a military expedition। सबसे पहले जो ये वर्ड है ना एंटरप्रेन्योर नाम का ये जो वर्ड है, सबसे पहले ये वर्ड है 16वीं सदी में ये इन्वेंट हुआ था, ठीक है। 16वीं सदी में एंटरप्रेन्योर नाम का वर्ड इन्वेंट हुआ था, ठीक है। एंटरप्रेन्योर इन्वेंट हुआ था और इसको यूज़ करने वाला या इन्वेंट करने वाला एक फ्रेंच आदमी था, फ्रेंचमैन। और ये वर्ड उनके लिए यूज़ होता था जो मिलिट्री में काम करते थे, मिलिट्री ऑफिशियल्स, जो हाई ऑफिशियल्स होते थे मिलिट्री के अंदर। फ्रेंच लोगों ने ये वर्ड 16वीं सदी में इन्वेंट किया और ये वर्ड उनके लिए यूज़ किया जो मिलिट्री एक्सपेडिशन से, मिलिट्री में टॉप ऑफिशियल्स थे या हाई पोजीशंस को होल्ड करते थे, ठीक है। तो 16वीं सदी में पहली बार ये वर्ड इन्वेंट हुआ। उसके बाद में अराउंड 1700 AD द टर्म वॉज यूज्ड इन फ्रांस फॉर अ कॉन्ट्रैक्टर और आर्किटेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद में वो जो 16th सेंचुरी का एरा था, उसके वो एरा ख़त्म होने के बाद जब 17th सेंचुरी का एरा आया, ठीक है, तो 17th सेंचुरी के एरा में अगेन ये जो वर्ड है वो इन्होंने फ्रांस में यूज़ किया। किसके लिए, कॉन्ट्रैक्टर्स और आर्किटेक्ट्स के लिए। यानी कॉन्ट्रैक्टर्स जो कॉन्ट्रैक्ट लेते थे गवर्नमेंट से, ठीक है, ब्रिज बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए, हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, स्कूल्स बनाने के लिए, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे, जो
ठेके लेते थे बनाने के लिए, और जो आर्किटेक्ट होते थे इन पर्टिकुलर चीज़ों का नक्शा बना के उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो इन दोनों लोगों के लिए 17वीं सेंचुरी में ये जो वर्ड है एंटरप्रेन्योर, इनके लिए यूज़ किया गया। ठीक है, फिर 18वीं सेंचुरी में देखिए थर्ड पॉइंट में, बाय द अर्ली ऑफ द 18वीं सेंचुरी the term was applied to a business and economic activities by the French economist Richard Cantillon। ठीक है, कैंटिलियन भी बोलते हैं उनको। तो बाय अर्ली 8th सेंचुरी, तो 16वीं सदी में किसके लिए यूज़ हुआ? मिलिट्री ऑफिशियल्स के लिए यूज़ हुआ जो हाई पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। 17वीं सेंचुरी में कॉन्ट्रैक्टर्स और आर्किटेक्ट्स के लिए यूज़ हुआ। लेकिन जब 18वीं सेंचुरी आई, और 18वीं सेंचुरी में भी शुरुआत के सालों में, कुछ दिनों में, शुरुआत के कुछ दिनों में ये जो वर्ड है एंटरप्रेन्योर, ये किसके लिए अप्लाई हुआ? बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो पर्टिकुलर बंदे इन्वॉल्व थे या जो लोग एंगेज्ड थे उनके लिए ये पर्टिकुलर वर्ड यूज्ड हुआ। और इसको यूज़ करने वाला बंदा था फ्रेंच इकोनॉमिस्ट रिचर्ड कैंटिलन। ठीक है, तो रिचर्ड कैंटिलन ने एंटरप्रेन्योर वर्ड उनके लिए यूज़ किया जो बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर डील करते थे। ठीक है, फिर उसके बाद में देखिए इन 1848 द फेमस इकोनॉमिस्ट जॉन स्टुअर्ट मिल डिस्क्राइब्ड एंटरप्रेन्योरशिप एज अ फाउंडिंग ऑफ अ प्राइवेट एंटरप्राइज। ठीक है, तो 18वीं सेंचुरी में किसके लिए? बिजनेस के लिए हो गया। लेकिन 1848 आया जब, तो वहाँ पर जो एक इकोनॉमिस्ट थे, फेमस इकोनॉमिस्ट थे जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है, उन्होंने एक और वर्ड इन्वेंट किया एंटरप्रेन्योरशिप। और ये एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एज अ फाउंडिंग ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज, यानी जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर होते थे, जो एंटरप्राइज फॉर्म करते थे, उनके लिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप वर्ड यूज़ किया। एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, ये सारे फ्रेंच और फ्रांस से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन एज फार एज इंडिया इज कंसर्न सेवरल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लो ग्रोथ ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। हमारे इंडिया का दो स्टेज है, एक प्री इंडिपेंडेंट स्टेज है और एक पोस्ट इंडिपेंडेंट स्टेज है। प्री इंडिपेंडेंट स्टेट मतलब क्या? आज़ादी के पहले, ब्रिटिशर्स रूल के अंदर। ठीक है ना, प्री इंडिपेंडेंट मतलब आज़ादी के पहले ब्रिटिश रूल के अंदर। और पोस्ट इंडिपेंडेंट मतलब क्या? आज़ादी के बाद फ्रीडम, फ्री इंडिया के अंदर। तो हम लोग प्री इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर जब हम बात करें, जब हम इंडिया की बात करते हैं ना, तो ये जो है ना, ये चीज़ें है ना बहुत स्लो है। सेवरल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लो ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। हमारे इंडिया के अंदर जब ब्रिटिशर्स का रूल था, प्री इंडिपेंडेंट इंडिया जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर जो हमारा इकोनॉमिक ये जो हमारा ग्रोथ था, एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ जो होना चाहिए था, बहुत स्लो था। बहुत स्लो होने का मतलब रीज़न भी है और फैक्टर्स भी है, क्योंकि हम इंडियंस को ज़्यादा नॉलेज नहीं होता था मार्केट के बारे में, मार्केटिंग के बारे में। ठीक है, कस्टमर्स कैसे जनरेट करते हैं। फिर उसके बाद में ब्रिटिशर्स के XYZ ऐसे रूल्स होते थे जो हम इंडियंस को प्रोहिबिट कर देते थे। ठीक है, हमको सिर्फ एज अ लेबरर यूज़ किया जाता था। बहुत सारे रीजंस है, बहुत सारे फैक्टर्स है जहाँ पर ब्रिटिशर्स रूल के अंदर हम इंडियंस को उतना चांस या अपॉर्चुनिटी नहीं था। ठीक है, अपने आप को डेवलप करने का, कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज सेटअप करने का। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द इंडस्ट्रियल बेस ऑफ आवर इकोनॉमी वॉज वेरी पुअर। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 के अंदर, और 1947 से लेके 1957 तक का जो एरा है, 10 साल का तो एरा है, उसके अंदर भी जो हमारा इंडस्ट्रियल बेस है, ठीक है ना, वो काफ़ी पुअर था, काफ़ी वीक था। उसके ऊपर अगर हम डिपेंडेंस की बात करें तो इंडिया डिपेंड नहीं रह सकता था। इसके लिए हमारा जो वी कैन से ऑक्यूपेशन, हमारा जो मेन ऑक्यूपेशन था वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री का था। हमारी जो इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादातर डिपेंड हुआ करती थी। ठीक है, उसके अंदर अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हुआ करते थे हम लोग। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स तो थे, इकोनॉमी हमारी ठीक नहीं थी। उसके बाद पैसे हमारे पास, ऑब्वियसली वी डोंट हैव दैट मच ऑफ मनी, अगेन वी हैव गॉट द फ्रीडम, सो वी आर लाइक वी हैव क्लोज्ड अवर इकोनॉमी। जब हमारी इकोनॉमी, हमने पॉलिसीज़ बनानी शुरू की गवर्नमेंट ने, तो हमारी जो पॉलिसी थी वो एक तरीके से क्लोज्ड पॉलिसी हुआ करती थी, क्योंकि हमने ब्रिटिश रूल के अंदर 200 साल तक थे। फिर उसके बाद हमारे साथ में बहुत बार ऐसे
मुगल्स, फिर उसके बाद फ्रेंच, फिर डच, फिर पोर्चुगीज, दे वेर ऑल केम टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग. बट आफ्टर दे नो वेरी वेल कि वी डोंट हैव दैट मच ऑफ नॉलेज, दे स्टार्ट ऑन रूलिंग ऑन अस, दे एक्सप्लॉइटेड अस. हमको एक्सप्लॉइट किया, हमारे ऊपर रूल किया, हमारे को बहुत तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट की. सो ये सारे रीजंस की वजह से इंडिया की जो पॉलिसी बनी आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो कैसे थी? क्लोज्ड पॉलिसी थी. ठीक है. इंडिया वेर फेसिंग मेनी डिफिकल्टीज लाइक शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल. कैपिटल का तो हमारे पास एक वी कैन से ना के बराबर ही हुआ था हमारे पास आफ्टर इंडिपेंडेंस. इंडिया के पास तो कैपिटल के बारे में बात करें तो वो ना के हिसाब में था. रॉ मटेरियल जो था हमारे पास उसका भी बहुत शॉर्टेज था, बिकॉज हमको वी कैन से ऑब्जर्प्शन और वी कैन से एक्सट्रैक्टिंग द रॉ मटेरियल, ये सारी चीज़ें हमारे पास थी नहीं. टेक्नोलॉजिकली वी वर वेरी पुअर. ठीक है, दैट टाइम. फिर मार्केटिंग प्रॉब्लम्स, तो मार्केटिंग तो हमारे पास तो है ही नहीं, मार्केटिंग स्किल्स तो है ही नहीं, उस टाइम पे तो नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी. However, Indian government is considerably enhancing the ease of doing the business. अगर हम बात करें इंडिया में ease of doing the business, पहले के टाइम पे वो बहुत डिफ़िकल्ट हुआ करते थे, क्योंकि हमारी टैक्सेशन पॉलिसी, फिर गवर्नमेंट पॉलिसी, फिर लेबर लॉस, फिर उसके बाद में लैंड लॉस, इतने सारे जो लॉस हैं, और ये सारी चीज़ें ना एक आदमी को प्रोहिबिट और रिस्ट्रिक्ट कर देती थी कोई भी बिजनेस एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए. तो प्रॉब्लम्स थे, लेकिन फिर बाद में गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया और वी कैन से उन्होंने रिफॉर्म्स लाने शुरू किए, जहाँ पर पॉलिसीज वी कैन से और सिंपलर हो गए और स्मूथर हो गए, और नए नए बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट होने लग गए. ठीक है. उसके बाद में कंसेप्ट्स की बात करते हैं. जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया, 3 कंसेप्ट शुरुआत के, वो आपको ध्यान में रखना है, और वही सारी चीज़ें आगे भी है. द कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर वेरीज फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री. ये जो कंसेप्ट है एंटरप्रेन्योर का, ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री अलग है. ठीक है. आप ये नहीं बोल सकते कि अगर मैंने इस पर्टिकुलर बंदे को एंटरप्रेन्योर बोला है तो इसका मेन काम मैन्युफैक्चरिंग ही होगा. नहीं, ऐसा नहीं है. अगर आप किसी को एंटरप्रेन्योर बोलोगे तो ज़रूरी नहीं कि उसका काम मैन्युफैक्चरिंग ही होगा. मे भी उसका काम कंस्ट्रक्शन हो सकता है, फिर मे भी से दूसरा कुछ भी हो सकता है. आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ एंटरप्रेन्योर मतलब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ही कर रहा है. ठीक है. ये कंट्री टू कंट्री डिफरेंट होता है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफरेंट होता है, और टाइम टू टाइम भी डिफरेंट होता है एंटरप्रेन्योर का मतलब. इकोनॉमिस्ट नेवर हैड अ कंसिस्टेंट डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर. जो इकोनॉमिस्ट हैं हमारे, जितने भी अल्फ्रेड मार्शल है, या फिर लॉर्ड कीन्स है, या जितने भी इकोनॉमिस्ट हमारे हैं, उन्होंने कभी कोई परफेक्ट डेफिनेशन या एग्जैक्ट डेफिनेशन रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योर कभी उन्होंने दिया ही नहीं. एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, उन्होंने कभी एक प्रॉपर डेफिनेशन या एक चीज़ को रिलेटेड उन्होंने दिया ही नहीं. द वर्ड एंटरप्रेन्योर कम्स फ्रॉम फ्रेंच वर्ब एंटरप्रेंडी, इट मीन्स टू अंडरटेक. ये जो वर्ड है एंटरप्रेन्योर, ये फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है, और इसको जो वर्ब है इसका हम लोग बोल सकते हैं एंटरप्रेंडी. इसका मीनिंग है टू अंडरटेक. इफ़ एनी पर्टिकुलर पर्सन इज अंडरटेकिंग सम एक्टिविटी is known as an entrepreneur. An entrepreneur is a person. ठीक है. एंटरप्रेन्योर मतलब क्या? देखिए, अ पर्सन हु स्टार्ट अ बिजनेस एंड इज विलिंग टू टेक रिस्क लॉस इन ऑर्डर टू मेक अ मनी. ठीक है. रिस्क उठाएगा, लॉस भी हो सकता है, लेकिन वो पैसे बनाने का काम करेगा बिजनेस एक्टिविटी के अंदर, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योर. ठीक है. कॉमन कीवर्ड्स अगर हम बात करें, बिजनेस एंड रिस्क आर इंटर रिलेटेड. अगर आप बिजनेस करोगे तो रिस्क है. ऐसा अगर जो बंदा डरता है, रिस्क नहीं लेना चाहता या रिस्क लेने से डरता है, वो कभी बिजनेस नहीं कर सकता. अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको रिस्क लेना ही है. ऐसे नहीं बोल सकते कि आप बियॉन्ड लेवल जाके रिस्क लो. ठीक है. कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए, बट ऑब्वियसली रिस्क तो है. कोई भी बिजनेस एक्टिविटी विदाउट रिस्क है आप नहीं बोल सकते. कोई भी बिजनेस एक्टिविटी इतनी सेफ एंड सिक्योर नहीं है. इफ़ देयर इज़ नो रियल बिजनेस और अ रिस्क, अ पर्सन कैन नॉट कॉल्ड बी एन एंटरप्रेन्योर. ठीक है. अगर आप बिजनेस कर रहे हो और आप बोलो कि रिस्क नहीं चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो आप एक सही मायने में एंटरप्रेन्योर नहीं हो. ठीक है. द स्मॉल बिजनेसमैन हु हैज़ फाउंडेड यंग नेबरहुड ग्रोसरी शॉप इज़ एन एंटरप्रेन्योर. जो बंदा है, अगर वो 20-22 साल के एज में अगर ग्रोसरी शॉप अगर फाउंड करता है, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे?
एंटरप्रेन्योर बोलेंगे। द फाउंडर ऑफ अ स्टार्टअप लॉन्ड्री सर्विस अक्रॉस द स्ट्रीट इज एन एंटरप्रेन्योर। अगर किसी ने स्टार्टअप बिजनेस किया है, एज अ वी कैन से लॉन्ड्री का बिजनेस अगर उसने स्टार्ट किया है तो उसको भी हम लोग एंटरप्रेन्योर बोलेंगे। द फाउंडर ऑफ मल्टी बिलियनियर रिलायंस कंपनी लिमिटेड विथ इस हाईटेक वर्ल्ड लीडिंग एप्लीकेशन इज एन एंटरप्रेन्योर। रिलायंस जैसे बड़े इंडस्ट्रीज को फॉर्म करना, सेटअप करना और उससे रिलेटेड बड़े बड़े वेंचर्स कैपिटल्स मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन करना और उससे रिलेटेड बिजनेस एक्टिविटी करना ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड द ग्लोब, उस पर्टिकुलर बंदे को भी हम लोग क्या बोलेंगे, एंटरप्रेन्योर बोलेंगे। यानी छोटे से सब्जी वाले से लेके लॉन्ड्री वाले से लेके रिलायंस इंडस्ट्रीज के अनिल अंबानी तक का, धीरू भाई अंबानी तक को हम क्या बोलेंगे, एंटरप्रेन्योर ही बोलेंगे। द फ्रीलांसिंग प्लम्बर हु वर्क्स फॉर हिमसेल्फ एंड अनक्लॉग्स योर ड्रेन्स इज एन एंटरप्रेन्योर। फ्रीलांसिंग सर्विसेज मतलब क्या, फ्रीलांसिंग सर्विसेज वो सर्विसेज होती है जहाँ पे बंदा सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, ठीक है, वो एक प्रोफेशनल बंदा होता है, ठीक है, जहाँ पर वो आपको आपके नीड के हिसाब से सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि प्लम्बर, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लम्बर अगर आता है वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उसको भी एक तरीके से हम लोग एंटरप्रेन्योर बोलेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स द विलिंगनेस ऑफ एन इंडिविजुअल टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस वेंचर बाय टेकिंग द रिस्क एंड मैनेजिंग इट इन दिस टेक्नोलॉजी इनेबल्ड कॉम्पिटिटिव ग्लोबल एनवायरनमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है, ये क्या है, विलिंगनेस है ऑफ एन इंडिविजुअल टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब विलिंगनेस होना चाहिए बंदे के अंदर नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसके बाद रिस्क लेने के लिए एंड मैनेजिंग इन इट इन द टेक्नोलॉजिकल इनेबल्ड कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, ठीक है। तो बिजनेस को मैनेज करने को आना चाहिए जो कि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आज के टाइम पे ग्लोबल एनवायरनमेंट है और बड़े बड़े बिजनेस के साथ कॉम्पीट करना है। एंटरप्रेन्योर इज़ अ पैशनेट टू इन्वॉल्व इनोवेट। एंटरप्रेन्योर कैसा होना चाहिए, पैशनेट होना चाहिए, कैसे, इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए, ठीक है, लीड करने के लिए, सामने से नई नई चीज़ों को इन्वेंट करने के लिए या फाउंड करने के लिए, विद डिसरप्टिव प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी, नए डिसरप्टिव प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। The size of a business, the type of work involved, the age or the formal education of the entrepreneur etc. does not restrict the entry of an entrepreneur, ठीक है। साइज ऑफ बिजनेस कैसा होना चाहिए, बड़ा छोटा मोटा वो नहीं मायने रखता, क्या काम होना चाहिए, क्या कैटेगरी ऑफ वर्क इन्वॉल्व होना चाहिए वो भी मायने नहीं रखते, ठीक है। पर्टिकुलर बंदा जो बिजनेस करना चाहता है या कर रहा है या स्टार्ट करने वाला है उसकी क्या एज है वो भी मायने नहीं रखती, उसने कितना एजुकेशन लिया है वो भी मायने नहीं रखता। अगर आप बिजनेस करते हो तो ये सारी चीज़ें आपके लिए मायने नहीं रखती। कोई 50 साल में एंटरप्रेन्योर बनता है तो कोई 20 साल में एंटरप्रेन्योर बनता है, एज कोई मायने नहीं रखता, क्वालिफिकेशन कोई मायने नहीं रखता, क्या बिजनेस है वो भी कोई मायने नहीं रखता। लेकिन अगर आप बिजनेस में हो, इन्वॉल्व हो, एंगेज्ड हो तो आपको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटरप्रेन्योर बोलेंगे। सिमिलरली द लेवल ऑफ सक्सेस और फेलियर डज नॉट मैटर, ठीक है ना। तो कितने सक्सेस हुए, कितना फेलियर आपने देखा, कोई मैटर नहीं करता, क्यों, क्योंकि बिजनेस है तो होता ही रहेगा, वो चलता ही रहेगा। एंटरप्रेन्योर आर द पीपल हु हैव द करेज टू ऑफर एंड टू शेयर एन आइडिया और अ प्रोडक्ट और अ सर्विसेज विद द वर्ल्ड। एंटरप्रेन्योर अगर हो तो आपके अंदर क्या है, आपके अंदर करेज है, आप अपने आइडियाज़, आप अपने प्रोडक्ट्स को लोगों के साथ शेयर करते हो, वर्ल्ड के साथ शेयर करते हो। दे ट्राई टू मेक मार्केट अ बेटर प्लेस वेयर द नीड्स ऑफ कंज्यूमर आर सेटिस्फाइड, ठीक है। वो लोग मार्केट को एक ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ पर कस्टमर विद डिफरेंट नीड्स, डिफरेंट डिज़ायर्स, डिफरेंट वांट्स, उनके सारी चीज़ों को आप सेटिस्फाइड करने का काम करते हो, तो वो है एंटरप्रेन्योर, ठीक है। आई होप आपको ये समझा होगा कंसेप्ट, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो दो डेफिनेशन है। सबसे पहला है हार्वर्ड स्टीवनसन, अ लॉन्ग टाइम प्रोफेसर एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, डिफाइंड एंटरप्रेन्योरशिप इज द परसुएट ऑफ अपॉर्चुनिटी बियॉन्ड द रिसोर्स बियॉन्ड द रिसोर्स कंट्रोल्ड, ठीक है। तो ये क्या एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, ये कैसे अपॉर्चुनिटी है जो बियॉन्ड रिसोर्स कंट्रोल से आप काम करते हो, ठीक है, किसी का एक प्रॉपर नहीं है। वेबस्टर्स डिक्शनरी की अगर हम बात करें डेफिनेशन की तो वो बता रहा है, एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट अ बिजनेस एंड इज विलिंग टू रिस्क लॉस इन ऑर्डर टू मेक द मनी, ठीक है। तो वेबस्टर्स डिक्शनरी के हिसाब से जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या बता रहे हैं,
एंटरप्रेन्योर वो बंदा होता है जो बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट करके लॉस भी देखने के लिए रेडी रहता है, जस्ट इन ऑर्डर टू मेक अ गुड प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है। फिर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी डिफाइंस एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन who organize and operates a business or a businesses taking a greater than normal financial risk in order to do so। ठीक है। तो ये एक तरीके का वी कैन से एंटरप्रेन्योर एक ऐसा बंदा है जो ऑर्गेनाइज कर रहा है बिजनेस या बिजनेसेस को, ठीक है, ग्रेटर देन नॉर्मल फाइनेंशियल रिस्क इन ऑर्डर टू मेक द प्रॉफिट। तो एक ही बात बोल रही जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का बता रहा है या फिर जो वेबस्टर्स डिक्शनरी है, सेम मीनिंग है, लेकिन अगर आप वेबस्टर्स डिक्शनरी में जाओगे तो आपको पढ़ने के लिए सिंपल है, ईजी है, और लिखते वक्त भी आपको दिमाग में अच्छे से रहेगा। ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है। देयर आर टोटल आई कैन से देयर आर टोटल 8 कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। तो आज हम लोग ये देखते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में नया चीज़ स्टार्ट करेंगे। Entrepreneur have some special characteristics like creative thinking, imagination, enthusiasm, sincerity, etc. अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, ठीक है, तो आपके अंदर कुछ एक स्पेसिफाइड क्वालिटीज़ होती हैं बिजनेस से रिलेटेड जो आपके अंदर होनी चाहिए। जैसे आपके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए, आपका इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छा होना चाहिए, एंथुसियाज्म होना चाहिए, सिंसियरिटी रिलेटेड बिजनेस एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। तो ये कुछ वी कैन से क्वालिटीज़ होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ जो आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आपके अंदर वो होनी चाहिए। ठीक है। हम लोग देखते हैं वन बाय वन। जैसे इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़, एन एंटरप्रेन्योर इज़ अ क्रिएटिव थिंकर। एंटरप्रेन्योर अगर आप हो तो आपको क्रिएटिव थिंकर होना ही पड़ेगा, क्रिएटिव थिंकिंग लानी ही पड़ेगी, क्योंकि जो रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं उसके अंदर से भी आप कैसे पैसे बना सकते हो वो आपकी क्रिएटिव थिंकिंग ही आपको बताएगी। ठीक है। ही हैज़ अ रीजनेबली गुड इंटेलिजेंस। आपका इंटेलिजेंस अच्छा होना चाहिए, यू शुड बी इंटेलिजेंस। ऐसा नहीं कि डफ एंड डम वगैरह भी कर सकते बिजनेस, नो, पर्सन हु नोज वेरी वेल हाउ टू टेक रिस्क, व्हेन टू टेक रिस्क, हाउ टू मैनेज इट, वो इम्पॉर्टेंट होता है। ही हैज़ एन एबिलिटी टू एनालाइज द बिजनेस सिचुएशन। अगर आपके पास इंटेलिजेंस है तो आप एनालाइज कर सकते हो अपने बिजनेस के बारे में, उसके सिचुएशंस के बारे में, और उससे रिलेटेड क्या डिसीजन लेना है। दिस एबिलिटी विल हेल्प हिम टू टेक द प्रॉपर डिसीजन। उसके बाद में आता है फ्यूचर विजन। एंटरप्रेन्योर हैज़ अ गुड फोरसाइट अबाउट द फ्यूचर मार्केट सिचुएशन। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो आपको पता है आज मार्केट क्या है, 10 दिन बाद मार्केट क्या रहने वाला है, आज मेरी सिचुएशन क्या है, 10 दिन बाद क्या हो सकती है। अगर बुरी हो सकती है तो आप आज ही से स्टेप लेना शुरू कर दोगे। ठीक है। ही शुड ऑल्सो हैव अ नॉलेज अबाउट द एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरमेंट। अगर हम बिज़नेस के बारे में बात करें तो दो एनवायरनमेंट होता है, एक को हम इंटरनल एनवायरनमेंट बोलते हैं और एक को हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बोलते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जो विद इन द 4 वॉल्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी अकर होता है। ठीक है, मतलब स्टार्ट होता है। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जो आउटसाइड द 4 वॉल्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी होती है, जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हो गए, फिर वी कैन से कंज्यूमर के टेस्ट प्रेफरेंस हैबिट्स चेंज हो जाना, क्लाइमेटिक सिचुएशन चेंज हो जाना, तो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कभी भी चेंज हो सकता है, कैसे भी चेंज हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हाउ आई एम गोइंग टू टैकल द प्रॉब्लम दैट इज़ देयर इन एन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है। दिस विल हेल्प हिम टू टेक प्रॉपर डिसीजन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड चेंजेस इन द मार्केट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को अगर आप एनालाइज करोगे तो आप बेटर सिचुएशन और कंडीशन में हो जहाँ पर आप हर एक चीज़ को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप डिसीजन ले सकते हो। ठीक है। ही कैन टेक टाइमली डिसीजन फॉर द सेम। बेटर द डिसीजन लोगे बेटर रिजल्ट्स मिलेगा, टाइम पे डिसीजन लोगे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम्स विल बी देयर। उसके बाद में थर्ड आता है हमारा हार्ड वर्क। एन एंटरप्रेन्योर इज रेडी टू वर्क हार्ड, इट इज़ मोर नेसेसरी व्हेन अ न्यू वेंचर इज स्टार्टेड। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो आपको हार्ड वर्क तो करना ही है। आप बोलोगे मैं सुबह 9 बजे जाता हूँ, शाम को 6 बजे आ जाऊँगा और बाकी बिजनेस जो होगा वो संभाल लेगा या देख लेगा ये बंदा या वो बंदी, तो ऐसे बिजनेस नहीं चलने वाला। बिजनेस आपका है, आपने कैपिटल लगाया है, तो आपको बैठना ही है, चाहे 10 घंटे बैठना पड़े चाहे 12 घंटे बैठना पड़े। यू हैव टू सिट एट द ऑफिस एंड यू हैव टू मेक द ऑल थिंग्स कंक्लूड एंड टेक द डिसीजन अकॉर्डिंगली। ठीक है। उसके बाद में देखिए क्या है, यू हैव टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स। ठीक है।
Many a time he has to handle the main areas of business independently. बहुत बार ऐसा होता है कि आप दूसरों के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, आपको उस जगह पे रह के आपको खुद उस पर्टिकुलर चीज़ को मैनेज करना है ताकि कम से कम लॉस हो. दिस विल मेक हिम सक्सेसफुल. ये क्या है, एक सक्सेसफुल बंदे की यही निशानी होती है. फिर उसके बाद में आता है टेक्निकल नॉलेज. एंड एंटरप्रेन्योर हैज़ अ गुड टेक्निकल नॉलेज अबाउट हिज बिजनेस. अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो, तो सबसे पहले आपको उसका नॉलेज होना चाहिए, बेस्ट नॉलेज होना चाहिए आपको. द एंटरप्रेन्योर हैज़ एन एबिलिटी टू अपडेट हिमसेल्फ विद द लेटेस्ट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी. अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने आप को अपडेट करते रहो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, प्रोसेस से रिलेटेड. क्यों? क्योंकि यही चीज़ें आपको बिजनेस में एडवांटेजेस पोजीशन पे लेके जाएंगे एज़ कम्पेयर टू द कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट. फिर उसके बाद हम बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की. एन एंटरप्रेन्योर नीड टू कम्युनिकेट विद द डिफरेंट पीपल्स लाइक कस्टमर्स, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज़ एक्सेट्रा. आप एंटरप्रेन्योर हो तो आपको बातें तो करनी पड़ेंगी. डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे आपके कस्टमर हो गए, आपके सप्लायर हो गए, आपके क्रेडिटर हो गए, आपके एम्प्लॉयज़ हो गए. तो सभी से तो बातें करनी पड़ेंगी ना आपको, किसी न किसी चीज़ से रिलेटेड, बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेटेड. ही मस्ट बी एबल टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़ एंड स्ट्रैटेजीज इफेक्टिवली. अगर आपके दिमाग में आइडिया है, कोई स्ट्रैटेजी है, कोई प्लान है, तो आप इनसे बातें करो और इनको प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट कर सको, समझा सको. ठीक है, तभी जाके वो आगे यूज़फुल हो सकती है बिजनेस के लिए. It is necessary that there is a proper understanding between the sender and the receiver of the message. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब हम कम्युनिकेशन स्किल की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने जो कम्युनिकेट किया आपको समझा कि नहीं समझा वो. क्यों? क्योंकि मैंने कम्युनिकेट किया, आपने नहीं समझा, तो आप फिर मुझे कुछ रिप्लाई या फीडबैक नहीं दे सकते. जब मैंने कम्युनिकेट किया, आपने समझा, तब आप जाके कुछ फीडबैक दोगे और उस फीडबैक से रिलेटेड हम एक प्रॉपर बिजनेस डिसीजंस ले सकते हैं. तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेसमैन के लिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फिर उसके बाद में हम बात करते हैं ऑप्टिमिस्टिक, हाईली ऑप्टिमिस्टिक. एन एंटरप्रेन्योर हैज़ ऑलवेज थिंक पॉजिटिवली. ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब ये होता है कि अच्छे तरीके से सोच के समझ के पॉजिटिव वे में अपने आप को रखना और दिमाग चलाना और काम करना. ही ऑलवेज होपफुल एंड कॉन्फिडेंट अबाउट द मार्केट सिचुएशन इवन इन द फेलियर टाइम. अगर आप फेल भी हो गए हो किसी बिजनेस डिसीजन से रिलेटेड, स्टिल आप अगर कॉन्फिडेंट हो, अगर आप बोल सकते हैं होपफुल हो, तो आपको फिर आगे जाके कुछ ना कुछ सक्सेस ज़रूर मिलेगा. सच पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्प्स हिम टू रन द बिजनेस सक्सेसफुली. आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे तो बिजनेस को अच्छे तरीके से चला सकोगे. फेलियर होने के बाद भी आप होप नहीं छोड़ते हो तो भी आप अच्छे तरीके से कर सकते हो. वरना प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी बिजनेस के अंदर, जहाँ पर आपको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ सकती है. रिस्क बियरिंग कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो. सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क. ही इज़ रेडी टू फेस चैलेंज एंड ऑलवेज सीक न्यू एंड मोर अपॉर्चुनिटीज़. आप बिजनेसमैन हो, आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेनी है और रिस्क लेनी ही है. ठीक है ना, आप नए चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी रहना चाहिए. आप नए अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए भी रेडी रहनी चाहिए ताकि बिजनेस को आपको प्रॉफिट और बढ़ा सको. ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंट. एन एंटरप्रेन्योर हैज़ अ सेल्फ कॉन्फिडेंस. ही हैज़ अ पॉजिटिव डिजायर टू अचीव हिज गोल. अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, सिर्फ एंटरप्रेन्योर के अंदर नहीं, इस लाइफ में रहने वाले कोई भी बंदे के लिए, ठीक है, मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हो, या कोई एंटरप्रेन्योर है, या कोई भी बंदा जो इस वर्ल्ड में है आज के टाइम पे, ठीक है, अगर उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट की कमी है तो वो बिजनेस क्या कोई भी काम नहीं कर सकता अपनी लाइफ में. वो अगर मैं बोलूँ कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी और एक बच्चे को बोलूँ बेटा आप बैग लेके स्कूल चले जाओ या कॉलेज चले जाओ, अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है तो स्कूल और कॉलेज भी नहीं जाएगा. ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, सिर्फ बिजनेसमैन के लिए नहीं, हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट हमको होना चाहिए. दूसरे हमारे ऊपर कितना विश्वास करते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाउ मच वी ट्रस्ट ऑन आवर ओन डिसीजन, on our own ideas, on our own thing, that is very important for us. ठीक है, पॉजिटिव डिज़ायर टू अचीव द गोल. हमारे अंदर पॉजिटिव डिज़ायर होनी चाहिए अपने गोल्स को अचीव करने के लिए. सर सेल्फ मोटिवेटेड कीप्स हिम स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट टू फेस वेरियस ऑब्स्टिकल्स. अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, तो अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, तो ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है, ये आपको कॉन्फिडेंट बनाती है जो फ्यूचर में चैलेंजेस आने वाले हैं उनको अच्छे तरीके से फेस करने के लिए. So these are the total 8 characteristics related to the entrepreneur.
आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझी रहेंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के कंसेप्ट्स को स्टार्ट करके गो थ्रू करेंगे। थैंक यू।